आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही ऐतिहासिक और ज्वलंत विषय पर गहराई से चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023। और आज की हमारी इस पूरी चर्चा का आधार अमृतसर JNV एकेडमी की एक बेहद विस्तृत स्लाइड डेक है। ये प्रेजेंटेशन काफी शोधपरक है। जी, हमारा मुख्य मिशन इस नए कानून की बारीकियों को समझना है जिसने हमारी ऐतिहासिक दंड प्रक्रिया संहिता यानी 1973 की पुरानी CRPC की जगह ली है। सही कहा। इस डीप डाइव को विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC, रेलवे और UP एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एकदम क्लासरूम शैली में डिजाइन किया गया है। देखिए, एक शिक्षक की भूमिका में मैं आज हर एक स्लाइड, उसके बुलेट पॉइंट्स और जो भी एग्जाम अलर्ट्स हैं, उनका बारीकी से विश्लेषण करूंगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे BNSS के परिचय के बारे में। इसके मुख्य बुलेट पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। BNSS 2023 ने CRPC 1973 को प्रतिस्थापित किया है। हम्म। यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया है। और इसका उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर न्याय प्रणाली का भारतीयकरण करना है। मतलब अंग्रेजों के जमाने के कानून अब पूरी तरह से खत्म। बिल्कुल। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें और ट्रिक्स की बात करें तो पुराना C गया, नया B आया, यानी CRPC गई और BNSS आया। क्या बात है। लागू होने की तारीख के लिए लॉजिक है कि स्कूल और नया कानून दोनों 1 जुलाई से शुरू। और भारतीयकरण का मतलब है अंग्रेजों का राज आउट, अपना विधान इन। यहाँ प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही रोचक चित्र भी दिया गया है। जी, इस फिगर में दिखाया गया है कि एक तरफ पुरानी CRPC की जर्जर किताब है और दूसरी तरफ नई सुनहरी BNSS 2023 की किताब रखी है, जो सच में न्याय के नए युग को दर्शाती है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष एग्जाम अलर्ट है क्या? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट है। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। इसे सुशासन दिवस और अटल जी की जयंती से जोड़कर याद रखने पर जोर देना चाहिए। ये तारीख तो सीधा परीक्षा में पूछी जा सकती है। एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे इस कानून के संसद से राष्ट्रपति भवन तक के विधायी सफर के बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। लोकसभा में 20 दिसंबर 2023, राज्यसभा में 21 दिसंबर और राष्ट्रपति की सहमति 25 दिसंबर। तारीखें काफी करीब हैं। जी, इसीलिए ट्रिक्स काम आती हैं। लोकसभा की शुरुआत 2020 मैच की तरह हुई, यानी 20 दिसंबर। राज्यसभा के लिए 20+1 का लॉजिक लगाएं, यानी 21 दिसंबर। और राष्ट्रपति की मंजूरी तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का तोहफा हो गया। बिल्कुल सही। यहाँ एग्जाम उलट ये है कि कानून के लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024 है। याद रखने का लॉजिक बड़ा सीधा है। पास 2023 में हुआ और लागू 2024 में। ये लॉजिक वर्ष को लेकर होने वाले कंफ्यूजन को दूर कर देगा। अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि ये कानून कहाँ लागू होगा और कहाँ नहीं। क्योंकि भारत में तो कई विशेष क्षेत्र भी हैं। सही कहा। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। यह पूरे भारत में लागू है, लेकिन नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में पूर्णतः लागू नहीं है। इन क्षेत्रों में केवल अध्याय 9, 11 और 12 लागू होंगे। राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना द्वारा इसे लागू कर सकती है। तो इसे याद कैसे रखें? ट्रिक है, नागालैंड मीन्स नॉट ऑल लैंड। और जो 3 अध्याय लागू होंगे उन्हें आपातकालीन नंबर 9, 11, 12 की तरह याद रखा जा सकता है। 9, 11, 12 ये तो तुरंत दिमाग में बैठ जाता है। और राज्य सरकार चाहे तो गेट खोल सकती है, यानी नोटिफिकेशन निकालकर लागू कर सकती है। यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी एग्जाम अलर्ट है। वो क्या? जनजातीय क्षेत्र का कानूनी अर्थ है वे क्षेत्र जो 21 जनवरी 1972 से पहले छठी अनुसूची में शामिल थे, लेकिन ध्यान रहे, शिलोंग को छोड़कर। ये शिलोंग वाला अपवाद तो निश्चित रूप से MCQ बन सकता है। बिल्कुल। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नई परिभाषाओं और तकनीक के समावेश के बारे में। मतलब न्याय प्रणाली का डिजिटलीकरण। जी, बुलेट पॉइंट्स पढ़ता हूं। धारा 21A में श्रव्य दृश्य साधनों को मान्यता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक संचार अब वैध साक्ष्य है। और धारा 21B में जमानत की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल। एकदम। ट्रिक है, A फॉर ऑडियो और इलेक्ट्रॉनिक संचार को मान्यता का मतलब है कि व्हाट्सएप चैट अब पक्का सबूत है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और B फॉर बेल यानी जमानत। यहां एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें।
तलाशी और जब्ती यानी सर्च एंड सीजर की वीडियोग्राफी अब अनिवार्य कर दी गई है। ये पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी था। अब वीडियो रिकॉर्डिंग से सब स्पष्ट हो जाएगा। सही है। अब विज्ञान और तकनीक की ही बात हो रही है, तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे फोरेंसिक जांच के अनिवार्य होने के नियमों पर। बुलेट पॉइंट्स हैं 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। विशेषज्ञों को घटनास्थल पर जाना होगा। राज्य में सुविधा न हो तो दूसरे राज्य की सुविधा ली जा सकती है। तो अब गंभीर अपराधों में फोरेंसिक मैंडेटरी है। जी, ट्रिक है 7 साल इक्वल टू फोरेंसिक की ढाल। जुर्म बड़ा 7+ तो एक्सपर्ट खड़ा। और अगर लैब नहीं है तो? इसीलिए कहा गया है कि साइंस के लिए राज्य की सीमा नहीं, किसी भी राज्य से मदद ली जा सकती है। यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डेटा रिकॉर्ड करना अब जांच प्रक्रिया का एक वैधानिक हिस्सा बन गया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला बिंदु। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नमूना संग्रह के नए नियमों के बारे में, जिसे हम सैंपल कलेक्शन कहते हैं। सही। इसके बुलेट पॉइंट्स देखिए। सीआरपीसी में केवल हस्ताक्षर और लिखावट थी। बीएनएसएस में आवाज और उंगली की छाप शामिल हैं। बिना गिरफ्तार व्यक्ति से भी नमूना लिया जा सकता है। उद्देश्य जांच को सटीक बनाना है। मतलब अब तकनीकी साक्ष्य और भी मजबूत होंगे। हाँ, ट्रिक, अब चोर की आवाज भी राज खोलेगी। और बिना गिरफ्तारी के सैंपल लेने का मतलब है बिना हथकड़ी के सैंपल। इसका उद्देश्य तो साफ है। बिल्कुल, तुक्का नहीं, पक्का सबूत। और एग्जाम अलर्ट यह है कि ये नई धारा पुलिस को किसी भी संदिग्ध का वॉइस सैंपल यानी आवाज का नमूना लेने का वैधानिक अधिकार देती है। परीक्षाओं में ये नया जोड़ा गया शब्द वॉइस सैंपल सीधा पूछा जा सकता है। एकदम। अब हम अदालती प्रक्रियाओं की समय सीमा पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे न्याय प्रणाली में तय की गई नई समय सीमाओं के बारे में। ये तो बहुत जरूरी था। न्याय में देरी एक बड़ी समस्या रही है। जी, बुलेट पॉइंट्स हैं। बहस पूरी होने के 30 दिनों में फैसला देना होगा, जिसे 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। आरोप तय होने के 60 दिन में पहली सुनवाई होगी। चिकित्सा रिपोर्ट 7 दिन में जांच अधिकारी को देनी होगी। तो अब टाइमलाइंस फिक्स है। हाँ, ट्रिक है बहस खत्म 30 दिन में कलम और आरोप लगा 2 महीने में कोर्ट सजा। और मेडिकल रिपोर्ट के लिए एक हफ्ता। सही। मेडिकल रिपोर्ट इक्वल टू 1 हफ्ता। यहाँ एग्जाम अलर्ट धारा 250 को लेकर है। दलील, जिसे प्ली बार्गेनिंग कहते हैं, उसके लिए आवेदन अब आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर करना होगा। 30 दिन की ये सीमा मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। अब न्यायालयों के ढांचे की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे न्यायालयों के पदानुक्रम में हुए बदलाव के बारे में, जिसे कोर्ट हायरार्की कहा जाता है। जी। बुलेट पॉइंट्स हैं 1 मिलियन प्लस जनसंख्या वाले शहरों में महानगरीय मजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया गया है। अब सभी जिलों में केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। इसका उद्देश्य न्यायिक पदों में एक रूपता लाना है। प्रेजेंटेशन में इसके लिए एक बहुत अच्छा विजुअल भी है। हाँ, इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पुरानी नेम प्लेट टूट रही है और उसकी जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नई नेम प्लेट ने ले ली है। मतलब बड़े शहरों का वो अलग दर्जा खत्म हो गया। ट्रिक वही है, बड़े शहर का वीआईपी टैग खत्म, एक देश एक जैसा मजिस्ट्रेट। एग्जाम अलर्ट, एकदम स्पष्ट है कि अब कोर्ट के नाम में मेट्रोपॉलिटन शब्द नहीं रहेगा। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिस पे सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, पुलिस कस्टडी। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पुलिस हिरासत के नए और लचीले नियमों के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं। पुलिस हिरासत अधिकतम 15 दिनों की होगी। ये 15 दिन की अवधि 40 या 60 दिनों के भीतर टुकड़ों में ली जा सकती है। 15 दिन पूरे न होने पर जमानत से इनकार किया जा सकता है। एग्जाम अलर्ट क्या होगा? यही लचीलापन। पहले 15 दिन लगातार होते थे, लेकिन अब इसे विस्तारित समय में फैलाया जा सकता है। जांच अधिकारियों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। और क्या अपराधियों के लिए कोई राहत भी है? बिल्कुल है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पहली बार के अपराधियों को मिलने वाली राहत के बारे में, जो धारा 479 के तहत है। बुलेट पॉइंट्स हैं। पहली बार के अपराधी को अधिकतम सजा का 1/3 पूरा करने पर रिहाई मिलेगी। विचाराधीन कैदी को आधी अवधि पर रिहाई मिलेगी और जेल अधीक्षक को इसके लिए आवेदन करना होगा। ये जेलों की भीड़ कम करने के लिए एक अच्छा कदम है। हाँ, ट्रिक है पहली गलती 1/3 पर मुक्ति और विचाराधीन कैदियों के लिए आधा समय पूरा, जेल से दूरी। और जेलर खुद दिलाएगा बेल। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एग्जाम अलर्ट में एक बड़ा अपवाद है। ये नियम आजीवन कारावास, मृत्युदंड या एक से अधिक अपराधों वाले मामलों पर लागू नहीं होगा। अपवादों से ही हमेशा मुश्किल सवाल बनते हैं। सही कहा। अब मानवाधिकारों से जुड़े एक अहम मुद्दे पर आते हैं।
इस स्लाइड में हम बात करेंगे हथकड़ी के उपयोग और मेडिकल जांच के नियमों पर। हथकड़ी लगाने के नियम तो अक्सर विवादों में रहते हैं। जी, बुलेट पॉइंट्स हैं। हथकड़ी केवल जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार, संगठित अपराध या आतंकी गतिविधियों में ही लगेगी। कोई भी पुलिस अधिकारी मेडिकल का अनुरोध कर सकता है। बलात्कार के मामलों में मेडिकल जांच अनिवार्य है। तो सामान्य मामलों में हथकड़ी नहीं लगेगी? नहीं, ट्रिक है, हथकड़ी शैतानों के लिए, आम आदमी के लिए नहीं। और अब कोई भी पुलिस वाला डॉक्टर बुला सकता है। और रेप केस में मेडिकल जांच सबसे पहले? एकदम सही। यहाँ का एग्जाम अलर्ट बहुत जरूरी है। आर्थिक अपराधों या मानहानि जैसे छोटे मामलों में हथकड़ी का प्रयोग पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स के संदर्भ में बहुत अहम जानकारी है। अब हम अंतिम बिंदु पर हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे शून्य एफआईआर और सजा में छूट के बारे में। 0 एफआईआर बहुत चर्चा में रहती है। जी, बुलेट पॉइंट्स हैं, किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। धारा 293 के तहत पिछला रिकॉर्ड साफ होने पर सजा 1/4 या 1/6 तक कम की जा सकती है। उद्देश्य जनता को थानों के चक्कर से बचाना है। आम जनता के लिए सच में बड़ी बात है। ट्रिक है, थाना कोई भी हो, रिपोर्ट पक्की, यानी नो बॉर्डर नो टेंशन, और रिकॉर्ड साफ, सजा आधी अधूरी माफ। यहाँ तो सीधा एग्जाम अलर्ट यही है कि 0 एफआईआर अब बीएनएसएस में संहिताबद्ध हो गई है। बिल्कुल, अब यह कानून की किताब का पक्का हिस्सा है। हमने अमृतसर जेएनवी एकेडमी की प्रेजेंटेशन के सभी बिंदुओं को डिकोड कर लिया है, लेकिन परीक्षा में जाने से पहले एक त्वरित रिवीजन तो बनता है। बिल्कुल बनता है। सभी विद्यार्थी तेजी से मुख्य बिंदुओं को रिकॉल करें। सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया है। 1 जुलाई 2024 से यह लागू है। नहीं है, ऑडियो विजुअल साक्ष्य और वीडियोग्राफी अनिवार्य हो गए हैं। 7 साल से ज्यादा के जुर्म में फॉरेंसिक मैंडेटरी है। जी, आवाज और उंगलियों के निशान अब नमूना संग्रह का हिस्सा है। फैसले 30 दिन में और सुनवाई 60 दिन में तय कर दी गई है। महानगरीय मजिस्ट्रेट का पद खत्म हो गया है। और पुलिस हिरासत किस्तों में ली जा सकती है। सही। धारा 479 के तहत पहली बार के अपराधियों को 1/3 सजा पर जमानत मिलेगी। हथकड़ी सिर्फ जघन्य अपराधों में लगेगी और 0 एफआईआर संहिताबद्ध हो गई है। बहुत ही शानदार और तेज रिवीजन। अब परीक्षाओं में सवाल कैसे बन सकते हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, सीधे सवाल एग्जाम अलर्ट वाले हिस्सों से आएंगे, जैसे धारा 290 और 479 से जुड़े प्रावधान, या पूछा जाएगा कि नमूना संग्रह में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है, जैसे आवाज का नमूना। और 1 जुलाई 2024 या 25 दिसंबर वाली तारीखों पर आधारित प्रश्न तो बनेंगे ही। बिल्कुल, इन ट्रिक्स और लॉजिक से विकल्पों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। आज की इस चर्चा से ये तो स्पष्ट हो गया है कि कानून की किताबों में बड़े बदलाव आ गए हैं और प्रक्रियाएं बहुत आधुनिक हो गई हैं। जी, लेकिन एक विचारोत्तेजक प्रश्न जो इस पूरी व्यवस्था पर उठता है, वो ये है कि जमीनी स्तर पर हमारी जांच एजेंसियों और बुनियादी ढांचे को इस भारतीयकरण और डिजिटलीकरण के लिए तैयार होने में अभी कितना समय लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि क्या केवल कानून बदल देने से न्याय मिलने की गति सच में तेज होगी, या संसाधनों को भी उसी तेजी से अपग्रेड करना होगा? विद्यार्थियों और श्रोताओं को इस दिशा में जरूर गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव का यहीं समापन करते हैं। विषय का अध्ययन करते रहें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। नमस्कार। हमारे इस नए डीप डाइव यानी गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, वो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों और उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज हमारे पास कानूनी धाराओं, मुख्य रूप से बीएनएसएस और सीआरपीसी से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण स्लाइड डेक के नोट्स हैं। तो हमारा मिशन यही है कि इन नोट्स का इस तरह से विश्लेषण किया जाए कि कानूनी भाषा की जो जटिलता है वो खत्म हो जाए और हाँ, परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छूटे। एकदम सही कहा आपने। और इस गहन विश्लेषण को हम बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह लेकर चलेंगे। क्लासरूम की तरह? हाँ, मतलब हमारी शिक्षण शैली स्पष्ट, धीमी और पूरी तरह से संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड होगी। इस डीप डाइव का एक नियम रहेगा। हर विषय की शुरुआत मैं इस वाक्य से करूंगा कि इस स्लाइड में हम बात करेंगे, और इसके बाद मैं स्लाइड पर लिखे सारे बुलेट पॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही पढ़ूंगा जैसे भी लिखे गए हैं।
ओके, तो पहले एग्जैक्ट रीडिंग होगी। बिल्कुल। उसके बाद हम उन पॉइंट्स के पीछे का क्या तर्क है, याद रखने की ट्रिक्स और एग्जाम अलर्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि चीजें सिर्फ रटी ना जाएं बल्कि अच्छे से समझी जाएं। यह स्ट्रक्चर्ड तरीका प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत कारगर रहेगा, क्योंकि कानूनी भाषा अक्सर बहुत कठिन होती है। बहुत ज्यादा। तो सोर्स मटेरियल को पहले जस का तस पढ़ना और फिर उसे डिकोड करना एक बेहतरीन रणनीति है। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 2 के तहत जमानती अपराध और बॉन्ड यानी सेक्शंस 2, 1C, D, E के बारे में। स्लाइड पर लिखे बिंदु इस प्रकार हैं। धारा 2, 1C जमानती अपराध, ऐसा अपराध जिसे कानून में जमानती या बेलेबल बताया गया है। इसमें जमानत आपका अधिकार है। धारा 2, 1D जमानत बॉन्ड, जेल से रिहाई के लिए दिया गया वचन या अंडरटेकिंग। और धारा 2, 1E बॉन्ड, व्यक्तिगत बॉन्ड या बिना जमानत के रिहाई के लिए लिखित वादा। इन नोट्स में याद रखने के लिए ट्रिक्स भी दी गई हैं, जैसे 1C के लिए C फॉर केज ओपन, मतलब पिंजरा खुला है तो जमानत मिलेगी। हाँ, और 1D में B फॉर बॉन्ड यानी वचन, और 1E में E फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ बॉन्ड यानी लिखित वादा। ये ट्रिक्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ जो एग्जाम अलर्ट दिया गया है ना, वो गैर जमानती या नॉन बेलेबल अपराधों के बारे में है। मेरा एक सवाल है, अगर गैर जमानती अपराध में भी जमानत मिल सकती है, तो फिर इसे गैर जमानती नाम ही क्यों दिया गया? मतलब क्या ये नाम विद्यार्थियों को परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए है? देखिए, ये बहुत ही तार्किक सवाल है। कानून में नामों के पीछे गहरा अर्थ होता है। हमें वाई और व्हाट को समझना जरूरी है। एग्जाम अलर्ट स्पष्ट करता है कि गैर जमानती का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जमानत मिलेगी ही नहीं। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसे गैर जमानती इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे गंभीर अपराधों में, जैसे हत्या या डकैती हो गई, इनमें जमानत मांगना अब आरोपी का अधिकार नहीं रह जाता। अच्छा, मतलब आप हक से नहीं मांग सकते। एग्जैक्टली। ये पूरी तरह से अदालत के विवेक यानी डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। समाज की सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के लिए अदालत ये तय करती है कि व्यक्ति को बाहर छोड़ना सुरक्षित है या नहीं। परीक्षाओं में स्टेटमेंट्स वाले सवालों में यही फंसाया जाता है। कैसे फंसाते हैं? वो पूछेंगे कि क्या गैर जमानती अपराध में जमानत पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो उत्तर है नहीं, ये जज के विवेक पर निर्भर है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अधिकारों और जज के विवेक के बीच का ये अंतर ही परीक्षा में सही या गलत उत्तर तय करता है। अब जब हमने गिरफ्तारी और जमानत के बुनियादी नियम समझ लिए हैं, तो अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। शिकायत दर्ज करने के बारे में क्या है? इस स्लाइड में हम बात करेंगे शिकायत और इलेक्ट्रॉनिक संचार सेक्शंस 2, 1HI के बारे में। स्लाइड के बिंदु इस प्रकार हैं। धारा 2, 1H शिकायत या कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित आरोप ताकि कार्रवाई की जा सके। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। ओके। धारा 2(1)I इलेक्ट्रॉनिक संचार, लिखित, मौखिक या वीडियो जानकारी जो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फोन या लैपटॉप के माध्यम से भेजी गई हो। स्पष्टीकरण: यदि जांच के बाद अपराध असंज्ञेय निकले तो पुलिस रिपोर्ट को ही शिकायत माना जाएगा। ट्रिक्स भी बता दीजिए इनके। हाँ, H फॉर हियरिंग यानी मजिस्ट्रेट को सुनाना, I फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, और स्पष्टीकरण के लिए ट्रिक है रिपोर्ट बिकम्स कंप्लेंट यानी रूपांतरण। ये जो रिपोर्ट बिकम्स कंप्लेंट वाला हिस्सा है ना, ये मुझे थोड़ा तकनीकी लग रहा है। मतलब पुलिस की रिपोर्ट अचानक एक आम शिकायत में कैसे बदल जाती है? इसका लीगल लॉजिक क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, पुलिस के पास सिर्फ गंभीर यानी संज्ञेय या कॉग्निजेबल अपराधों में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच करने का अधिकार होता है। हाँ, ये तो हमने सुना है। अब मान लीजिए पुलिस ने किसी मामले की जांच शुरू की, ये सोचकर कि ये गंभीर अपराध है, लेकिन जांच पूरी होने पर पता चलता है कि मामला तो असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब बहुत ही मामूली किस्म का विवाद है। ओहो, तब तो पुलिस फंस गई। बिल्कुल। ऐसे में पुलिस की शक्तियां वहीं खत्म हो जाती हैं। इसलिए कानूनन उस पुलिस रिपोर्ट को ही मजिस्ट्रेट के सामने एक शिकायत मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आम नागरिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत लेकर जाता है। अच्छा, तो जो पुलिस अधिकारी वो रिपोर्ट देता है, उसे ही शिकायतकर्ता मान लिया जाता है? एकदम सही। और परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट को शिकायत कब माना जाता है, तो उत्तर है जब अपराध असंज्ञेय निकले।
तो मूल रूप से ये पुलिस की शक्तियों को सीमित करने का एक तरीका है। अगर अपराध गंभीर नहीं है तो पुलिस अपने आप फैसला नहीं ले सकती, उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। ये लॉजिक एच फॉर हियरिंग से बहुत अच्छी तरह जुड़ जाता है। इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे असंज्ञ अपराध और स्थानीय अधिकारिता, सेक्शंस 21N-O U के बारे में। यहाँ लिखे बिंदु हैं धारा 21O, असंज्ञ अपराध या नॉन कॉग्निजेबल। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। धारा 21, स्थानीय अधिकारिता, वह क्षेत्र जिसके भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और धारा 21U, पुलिस स्टेशन, राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई भी चौकी या स्थान। और इनकी ट्रिक्स क्या होंगी? O फॉर ऑर्डर नीडेड, मतलब गिरफ्तारी के लिए वारंट का ऑर्डर चाहिए। N फॉर नेबरहुड यानी इलाका, और U फॉर यूनिट ऑफ पुलिस, मतलब इकाई। यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट मुझे दिख रहा है, संज्ञ और असंज्ञ के बीच के अंतर को लेकर। एसएससी और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में यह विषय बार बार क्यों पूछा जाता है? मतलब इसका इतना व्यवहारिक महत्व क्या है? देखिए, क्योंकि पुलिस बल में शामिल होने वाले किसी भी उम्मीदवार को ये पता होना ही चाहिए कि उसे कब तुरंत एक्शन लेना है और कब रुकना है। संज्ञ या कॉग्निजेबल अपराध वे हैं जो प्रकृति में गंभीर होते हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार या लूट। इनमें पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, वारंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। राइट। वहीं असंज्ञेय अपराध वे हैं जो कम गंभीर हैं, जैसे मामूली कहासुनी या मानहानि। यहाँ ओ फॉर ऑर्डर नीडेड का सिद्धांत लागू होता है। बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। परीक्षा के दबाव में ये ऑर्डर वाली ट्रिक इस बुनियादी फर्क को तुरंत याद दिला देती है। ये सच में एक बहुत ही व्यावहारिक अंतर है। अब अपराध और पुलिस की भूमिका को समझने के बाद हमारा सोर्स मटेरियल हमें अदालत की ढांचे की तरफ ले जाता है। हाँ, तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे दंड न्यायालयों की श्रेणियां, धारा 6 के बारे में। इस फिगर में जो सीढ़ियां दिखाई गई हैं वो पदानुक्रम यानी हायरार्की को दर्शाती हैं। मतलब सबसे ऊपर कौन और नीचे कौन? बिल्कुल। बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट। इसकी ट्रिक है सबसे ऊपर, टॉप इन डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ट्रिक है क्लास 1 ऑफिसर। तीसरा, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ट्रिक है क्लास 2 ऑफिसर। और चौथा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ट्रिक है एग्जीक्यूटिव, मतलब एडमिन वर्क। इस विजुअल में सीढ़ियों का प्रयोग पदानुक्रम को बहुत स्पष्ट करता है, लेकिन यहाँ एग्जाम अलर्ट में कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को लेकर एक चेतावनी है। अब डीएम और एसडीएम जैसे अधिकारी भी तो मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं ना, फिर उन्हें न्यायिक मैजिस्ट्रेट से अलग क्यों रखा गया है? यही वो बिंदु है जहां प्रशासन और न्यायपालिका के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। हमारे संविधान में शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत है। पदानुक्रम में सत्र न्यायालय और न्यायिक मैजिस्ट्रेट का काम अदालतों में मुकदमे सुनना और सजा सुनाना है। ठीक है। लेकिन जो कार्यपालक मैजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे डीएम या एसडीएम, उनका प्राथमिक काम जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना है, मुकदमे सुनना नहीं। उनका कार्य पूरी तरह से प्रशासनिक या एडमिन लेवल का है, जैसे धारा 144 लगाना या दंगा रोकना। अच्छा, तो वो कोर्ट रूम में बैठकर सजा नहीं सुनाते? बिल्कुल नहीं। परीक्षाओं में जब पूछा जाता है कि इनमें से कौन न्यायिक कार्य नहीं करता, तो उत्तर कार्यपालक मैजिस्ट्रेट होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण था। न्यायिक का अर्थ है अदालत के अंदर का काम और कार्यपालक का अर्थ है अदालत के बाहर प्रशासनिक काम। इस प्रशासनिक और भौगोलिक ढांचे को और गहराई से समझने के लिए हमारे नोट्स राज्य के विभाजन की बात करते हैं। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे राज्य का विभाजन, धारा 7 के बारे में। स्लाइड पर लिखा है सत्र खंड या सेशन डिवीजन। प्रत्येक राज्य एक सत्र खंड होगा या उसमें कई सत्र खंड होंगे। जिला या डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक सत्र खंड एक जिला होगा या उसमें कई जिले होंगे। सीमा परिवर्तन, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से सीमाओं या संख्या में बदलाव कर सकती है। और याद रखने की ट्रिक्स? ट्रिक है स्टेट के अंदर सेशन डिवीजन और डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स। और सीमा परिवर्तन के लिए ट्रिक है बदलाव इक्वल्स टू सरकार प्लस हाई कोर्ट। यहाँ एग्जाम अलर्ट इस बात पर जोर देता है कि बदलाव के लिए हाई कोर्ट का परामर्श अनिवार्य है। क्या इसका मतलब ये है कि राज्य सरकारें अपने राजनीतिक या प्रशासनिक फायदों के लिए अपनी मर्जी से जिलों या सत्र खंडों की सीमाएं नहीं बदल सकती? एकदम सही पकड़ा आपने। यही चेक इन बैलेंस यानी शक्ति संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ये नियम बनाया गया है।
राज्य सरकार अपनी मर्जी से अकेले किसी सत्र खंड की सीमा नहीं बदल सकती। मतलब उन्हें पूछना ही पड़ेगा। हाँ, परीक्षाओं के लिए याद रखना बहुत जरूरी है कि हाईकोर्ट से परामर्श या कंसल्टेशन अनिवार्य है। बिना हाईकोर्ट से सलाह लिए कोई भी सीमा या संख्या बदली नहीं जा सकती। अगर किसी एमसीक्यू प्रश्न के विकल्प में केवल राज्य सरकार द्वारा लिखा हो तो वो हमेशा गलत उत्तर होगा। ये तो बहुत अच्छी टिप है। तो न्यायपालिका के ढांचे में कोई भी बदलाव बिना न्यायपालिका की सहमति के नहीं हो सकता। इसी कड़ी में हमारा अगला विषय सीधे सत्र न्यायालय की स्थापना से जुड़ा है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सत्र न्यायालय की स्थापना धारा 8 के बारे में। बिंदु इस प्रकार हैं। स्थापना, राज्य सरकार प्रत्येक सत्र खंड के लिए एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगी। ठीक है। पीठासीन अधिकारी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और बैठक का स्थान सामान्यतः हाईकोर्ट द्वारा तय स्थान पर, लेकिन पक्षकारों की सुविधा के लिए कहीं और भी बैठ सकता है। ट्रिक्स भी बताइए दीजिए। हाँ, ट्रिक है। जगह सरकार देगी, जज हाईकोर्ट देगा, और स्थान के लिए कन्वीनियंस मैटर्स, सुविधा अनुसार। जगह सरकार देगी, जज हाईकोर्ट देगा। ये बुनियादी नियम तो स्पष्ट है, लेकिन एग्जाम अलर्ट में अचानक रिक्ति या वैकेंसी का जिक्र है। अगर सत्र न्यायाधीश का पद अचानक खाली हो जाए तो क्या पूरी न्यायिक प्रक्रिया रुक जाएगी? देखिए, न्याय कभी रुक नहीं सकता और यही इस नियम का आधार है। रेलवे और एसएससी परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है। अगर सत्र न्यायाधीश का पद अचानक खाली हो जाता है, मान लीजिए बीमारी या मृत्यु के कारण, तो हाईकोर्ट तुरंत उस पद का प्रभार किसी अपर सत्र न्यायाधीश या फिर सीधे सीजेएम को सौंप सकता है। सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जी, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी अर्जेंट आवेदन, जैसे कि किसी की जमानत की सुनवाई, लंबित न रहे। ये शक्ति केवल हाईकोर्ट के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं। न्याय में देरी से बचने का ये एक बहुत ही ठोस प्रावधान है। अब तक हमने सत्र न्यायालय की बात की है। हमारे नोट्स का अगला हिस्सा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में है, जो सत्र न्यायालय के ठीक नीचे काम करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट और सीजेएम धारा 9 और 10 के बारे में। स्लाइड पर दिए गए बुलेट पॉइंट्स हैं। धारा 9, न्यायालय। राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श से जिले में प्रथम और द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट बनाएगी। पीठासीन अधिकारी हाईकोर्ट नियुक्त करेगा। तो यहाँ भी वही चेक, कोर्ट सरकार का, जज हाईकोर्ट का। बिल्कुल। धारा 10, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सीजेएम। हाईकोर्ट जिले में एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को सीजेएम बनाएगा। ट्रिक है, सीजेएम इक्वल्स टू कैप्टन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। कैप्टन, नाइस। अतिरिक्त सीजेएम। हाईकोर्ट किसी अन्य प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त सीजेएम बना सकता है, जिसे सीजेएम की सभी शक्तियां होंगी। ट्रिक है, एडिशनल मीन्स इक्वल पावर, समान शक्ति। यहाँ भी वही लॉजिक काम कर रहा है जो हमने पहले देखा था। बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार का है, लेकिन जज हाईकोर्ट का है। यहाँ एग्जाम अलर्ट में उपमंडल या सब डिवीजन का जिक्र किया गया है। इसका क्या महत्व है? प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिलों को उपमंडलों में बांटा जाता है। परीक्षाओं में यह सवाल कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि किसी उपमंडल में न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है। हाँ, आमतौर पर तो लोग यही सोचेंगे कि इतने छोटे स्तर पर तो शायद राज्य सरकार नियुक्ति करती हो। एग्जैक्टली। उम्मीदवार अक्सर यही गलती करते हैं, लेकिन उत्तर यहाँ भी हाईकोर्ट ही है। हाईकोर्ट किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकता है। निचोड़ ये है कि जहां भी जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर या उनके पदनाम की बात आए, वहां उत्तर आंख बंद करके हाईकोर्ट लगाना चाहिए। ये नियम विद्यार्थियों का काफी समय बचा सकता है एग्जाम हॉल में। न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद हमारे नोट्स विशेष मजिस्ट्रेट की ओर इशारा कर रहे हैं। ये विशेष मजिस्ट्रेट सामान्य मजिस्ट्रेटों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? इस स्लाइड में हम बात करेंगे विशेष मजिस्ट्रेट और अधीनता, धारा 11 और 13 के बारे में। बिंदु हैं, धारा 11, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट किसी व्यक्ति को विशेष मामलों के लिए नियुक्त कर सकता है। ट्रिक है, स्पेशल रिक्वेस्ट मींस स्पेशल मजिस्ट्रेट। ओके। अवधि नियुक्ति एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी। ट्रिक है, 1 ईयर वैलिडिटी। धारा 13, अधीनस्था। सीजीएम सत्र न्यायाधीश के अधीन होगा और अन्य सभी मजिस्ट्रेट सीजीएम के अधीन होंगे। ट्रिक है, सेशन सबसे ऊपर, फिर सीजीएम, फिर अदर्स। ये 1 साल की वैलिडिटी वाला प्रावधान दिलचस्प है, लेकिन क्या सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट किसी भी व्यक्ति को विशेष मजिस्ट्रेट बना सकता है? एग्जाम अलर्ट में इनकी योग्यताओं को लेकर क्या कहा गया है? किसी भी आम व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की शक्तियां नहीं दी जा सकती और यही एग्जाम अलर्ट का मुख्य बिंदु है। विशेष मजिस्ट्रेट बनने के लिए उस व्यक्ति के पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी योग्यता या अनुभव होना चाहिए जो हाईकोर्ट अपने नियमों द्वारा तय करे। मतलब कोई लीगल बैकग्राउंड होना ही चाहिए? हाँ,
अक्सर ऐसे पदों पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों या अनुभवी सरकारी वकीलों को नियुक्त किया जाता है, ताकि किसी विशेष प्रकार के मुकदमों जैसे रेलवे के मामलों या ट्रैफिक चालान का तेजी से निपटारा हो सके। तो ये पूरी तरह से विशेषज्ञता और पेंडेंसी कम करने का मामला है। अब तक हम न्यायपालिका के ढांचे पर बात करेंगे। हमारे नोट्स का अगला हिस्सा फिर से कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी प्रशासन की ओर मुड़ रहा है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नियुक्ति और शक्ति, धारा 14 के बारे में। स्लाइड के बिंदु इस प्रकार हैं। नियुक्ति: राज्य सरकार जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है। ट्रिक है एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड बाय स्टेट। जिला मजिस्ट्रेट या डीएम: राज्य सरकार उनमें से एक को डीएम नियुक्त करेगी। ट्रिक है डीएम मींस डिस्ट्रिक्ट मास्टर। अतिरिक्त डीएम या एडीएम: किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एडीएम की शक्तियां दी जा सकती हैं। ट्रिक है एडीएम मतलब डीएम जैसी शक्ति। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मामले में हाई कोर्ट का नियंत्रण था, लेकिन यहाँ आपने कहा पूरी तरह राज्य के हाथ में। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्याय नहीं देते, वो प्रशासन चलाते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए डीएम, एडीएम या एसडीएम की नियुक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसमें हाई कोर्ट का कोई दखल नहीं होता। अच्छा। हमारा एग्जाम अलर्ट यहाँ एक और महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में बताता है। मान लीजिए डीएम का पद अचानक खाली हो जाए, तब क्या होगा? ऐसी अस्थायी रिक्ति के समय जो भी अधिकारी डीएम का कार्यभार संभालता है, वो स्वतः ही डीएम की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जब तक कि राज्य सरकार कोई नया आदेश ना दे दे। जिले का प्रशासन 1 मिनट के लिए भी बिना मुखिया के नहीं रह सकता। प्रशासन की निरंतरता के लिए ये बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही क्या प्रशासन में भी कोई विशेष अधिकारी होते हैं? हमारे नोट्स इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। हाँ, इस स्लाइड में हम बात करेंगे विशेष नियुक्ति और अधिकार क्षेत्र, धारा 15 और 16 के बारे में। बिंदु पढ़ें तो धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट: राज्य सरकार विशेष कार्यों या क्षेत्रों के लिए, जैसे चुनाव या दंगे, इन्हें नियुक्त कर सकती है। ट्रिक है स्पेशल टास्क मींस स्पेशल ऑफिसर। राइट। अवधि: सरकार जितनी अवधि ठीक समझे उतनी तय कर सकती है। ट्रिक है एज नीडेड, आवश्यकता अनुसार। धारा 16 स्थानीय अधिकारिता: डीएम तय करेगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करेंगे। ट्रिक है डीएम ड्रॉज द लाइन, सीमा डीएम तय करेगा। चुनाव या दंगों के समय विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जरूरत समझ में आती है, लेकिन यहाँ एग्जाम अलर्ट में पुलिस आयुक्त या कमिश्नर ऑफ पुलिस का जिक्र है। महानगरों में पुलिस को ही मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्यों दे दी जाती हैं? यह एक बहुत ही रणनीतिक प्रशासनिक फैसला होता है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। बड़े शहरों या महानगरों में अपराध और कानून व्यवस्था की चुनौतियां बहुत जटिल होती हैं। वहां फैसले तुरंत लेने होते हैं, या दंगा नियंत्रण के आदेश के लिए डीएम के पास जाना पड़े तो बहुत देर हो सकती है। इसीलिए राज्य सरकारें पुलिस आयुक्त को ही विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे देती हैं। सवाल सीधा आता है कि कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस आयुक्त को कौन सी मजिस्ट्रेट शक्ति प्राप्त होती है? उत्तर है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति। ये एक बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल व्याख्या है। अब हमारे नोट्स अदालतों में वापस लौटते हैं, लेकिन इस बार जजों के नहीं बल्कि वकीलों की बात हो रही है। लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 18 लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में। स्लाइड पर लिखा है नियुक्ति: केंद्र या राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श से हाईकोर्ट या जिले के लिए पीपी नियुक्त करती है। ट्रिक है गव अपॉइंट्स प्लस एचसी कंसल्ट्स। योग्यता: कम से कम 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है। ट्रिक है 7 years प्रैक्टिस, लकी नंबर 7। पैनल: जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से नामों का पैनल तैयार करता है। ट्रिक है डीएम प्लस सेशन जज इक्वल्स पैनल। 1 मिनट, लोक अभियोजक या पीपी तो अदालत में सरकार का पक्ष रखता है ना? जी हाँ। तो फिर इसके पैनल बनाने में डीएम का क्या काम? डीएम का तो कोर्ट के अंदर के काम से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही बारीक सवाल है और यही धारा 18(5) का कोर कॉन्सेप्ट है। भले ही पीपी अदालत में काम करता है, लेकिन वो सरकार का वकील होता है। डीएम जिले में सरकार का प्रतिनिधि होता है। अच्छा। डीएम को ये भली भांति पता होता है कि जिले में कौन सा वकील कैसा काम कर रहा है और उसका प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है।
इसलिए कानून ये अनिवार्य करता है कि डीएम और सत्र न्यायाधीश मिलकर नामों का एक पैनल तैयार करें। राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जिले का लोक अभियोजक नियुक्त नहीं कर सकती जब तक कि उसका नाम डीएम द्वारा तैयार किए गए इस पैनल में ना हो। एक तरह से मस्ट है। बिल्कुल। और साथ ही वो 7 साल के अनुभव वाली शर्त, जिसे हमने लकी नंबर 7 कहा, वो परीक्षाओं का एक फेवरेट सवाल है। इसे जरूर याद रखें। तो ये न्यायपालिका और प्रशासन दोनों का एक मिला-जुला चेक है। इसके बाद हमारे नोट्स में सहायक अभियोजक का जिक्र है। क्या इनमें और मुख्य लोक अभियोजक में कोई बड़ा अंतर है? इस स्लाइड में हम बात करेंगे सहायक पीपी और अभियोजन निदेशालय, धारा 19 और 20 के बारे में। यहाँ बिंदु इस प्रकार हैं। धारा 19, सहायक लोक अभियोजक। राज्य सरकार मजिस्ट्रेट न्यायालयों में केस चलाने के लिए नियुक्त करती है। पुलिस अधिकारी सामान्यतः नहीं हो सकता। ओके। ट्रिक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट मींस असिस्टेंट पीपी। धारा 20, अभियोजन निदेशालय। राज्य सरकार एक निदेशालय स्थापित करेगी जिसमें निदेशक और उप निदेशक होंगे। ट्रिक है, हेड ऑफिस ऑफ लॉयर्स। नियंत्रण, सभी लोक अभियोजक इस निदेशालय के अधीन कार्य करते हैं। यहाँ एग्जाम अलॉटमेंट, जांच अधिकारी और वकील की भूमिका को लेकर एक सख्त नियम है। कहा गया है कि जो पुलिस वाला जांच कर रहा है वो कभी भी उस केस का सहायक पीपी नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? मान लीजिए थाने में स्टाफ की बहुत कमी है, तब भी क्या ये नियम लागू रहेगा? स्टाफ की कमी होने पर भी ये नियम नहीं टूट सकता। ये प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस और निष्पक्षता के सिद्धांत का मामला है। कैसे? सोचिए, जो पुलिस अधिकारी किसी मामले की जांच कर रहा है, उसका स्वाभाविक झुकाव यही साबित करने की ओर होगा कि उसकी जांच सही है। अगर उसी जांच अधिकारी को अदालत में अभियोजक बना दिया जाए, तो वो मामले में कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आने देगा जो आरोपी के पक्ष में हो। हाँ, वो तो बायस्ड हो जाएगा। बिल्कुल। इससे ट्रायल निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। इसलिए कानून साफ कहता है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को सहायक पीपी बनाया भी जाता है, तो वो व्यक्ति उस केस का जांच अधिकारी बिल्कुल नहीं हो सकता। यह निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन तरीका है। अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर पहुंच गए हैं। ये हाल ही में लागू हुए नए कानूनों यानी बीएनएसएस 2023 से जुड़ा एक बहुत ही आधुनिक प्रावधान है। हाँ, इस स्लाइड में हम बात करेंगे बीएनएसएस 2023 पारदर्शिता के नए नियम के बारे में। बिंदु इस प्रकार हैं। धारा 37B, नामित अधिकारी। प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में एक नामित पुलिस अधिकारी होगा। ट्रिक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर डेटा। रैंक, ये अधिकारी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक यानी एएसआई के पद से नीचे का नहीं होगा। ट्रिक है, मिनिमम रैंक इक्वल्स एएसआई। कार्य, पुलिस हिरासत में रखे गए लोगों के नाम, पते और अपराध का विवरण रखना और प्रदर्शित करना। ट्रिक है, ट्रांसपेरेंसी बोर्ड सबको दिखेगा। पुराने कानूनों में ये प्रावधान इस तरह से नहीं था। पुलिस स्टेशन में एक बोर्ड लगाना जिस पर गिरफ्तार लोगों का विवरण हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य अवैध हिरासत या इलीगल डिटेंशन और पुलिस की मनमानी को पूरी तरह से रोकना है। कई बार लोगों को पुलिस उठा लेती थी और परिजनों को पता ही नहीं होता था कि वे कहाँ हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या थी। इस नए प्रावधान के तहत अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि पुलिस को एक डिस्प्ले बोर्ड पर यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि किसे और किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस डेटा को मेंटेन करने वाले अधिकारी का रैंक क्या होगा। आपको याद रखना है कि ये जिम्मेदारी किसी कांस्टेबल को नहीं दी जा सकती। इसका न्यूनतम रैंक एएसआई होना चाहिए। ये नागरिकों के मानवाधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा और पारदर्शी कदम है। चलिए, हमने 13 स्लाइडों का ये पूरा तकनीकी सफर तय कर लिया है। क्या हम 1 मिनट में इस पूरी क्लास का एक तेजी से रिवीजन कर सकते हैं? जरूर। 1 मिनट में मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। पहला, जमानती अपराध में जमानत आपका अधिकार है, जबकि गैर जमानती में ये अदालत के विवेक पर निर्भर है। राइट। दूसरा, संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं होती। तीसरा, न्यायालय के पदानुक्रम में जिले के स्तर पर सर्वोच्च अदालत सत्र न्यायालय है। चौथा, न्यायिक कार्य हाई कोर्ट के नियंत्रण में होते हैं, जबकि प्रशासनिक मजिस्ट्रेट पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। पांचवा, लोक अभियोजक बनने के लिए कम से कम 7 साल का अनुभव और डीएम के पैनल में नाम होना अनिवार्य है। और अंत में, निष्पक्षता के लिए जांच करने वाला पुलिस अधिकारी कभी उसी केस का वकील नहीं बन सकता। ये समरी बहुत ही क्रिस्प और सटीक है। अगर मैं इन प्रतियोगी परीक्षाओं का एक उम्मीदवार हूँ, तो इन टॉपिक से परीक्षा में सीधे सवाल कैसे बनेंगे?
परीक्षाओं में सवाल बहुत सीधे लेकिन घुमावदार विकल्पों के साथ आते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रश्न आ सकता है, किसी जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? विकल्प में राज्य सरकार भी होगा, लेकिन सही उत्तर है हाई कोर्ट। ओके। दूसरा प्रश्न, महानगरों में पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट की कौन सी शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं? उत्तर है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और एक और, नए बीएनएसएस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों का डेटा प्रदर्शित करने वाले नामित अधिकारी का न्यूनतम रैंक क्या होना चाहिए? उत्तर है सहायक पुलिस उपनिरीक्षक या एएसआई। अगर विद्यार्थी इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स और वाई वाले लॉजिक को याद रखेंगे तो वे कभी गलती नहीं करेंगे। इस डीप डाइव ने सच में बहुत सी जटिल कानूनी धाराओं को सरल भाषा में डिकोड कर दिया है। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सभी को एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। आज हमने प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए इन धाराओं का अध्ययन किया, लेकिन जरा सोचिए, अगर देश के एक आम नागरिक को कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो प्रशासन देखता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो न्याय करता है, इनके बीच का ये बुनियादी फर्क ही नहीं पता होगा, तो वो अन्याय होने पर अपने अधिकारों के लिए सही दरवाजे पर दस्तक कैसे देगा? बिल्कुल सही बात है। कानून की ये किताबें केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए नहीं लिखी गई हैं, बल्कि ये एक जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण की नींव है। इस विचार पे जरूर मंथन कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और जागरूक बनिए। सभी सुनने वाले छात्रों, एस्पिरेंट्स और ज्ञान की तलाश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का आज के इस बेहद विशेष और महत्वपूर्ण गहन अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सभी का। आज का ये क्लासरूम सेशन कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर एक छात्र के लिए एक मास्टर क्लास है। एकदम सही। आज का विषय भारतीय न्याय प्रणाली का एक बिल्कुल नया, ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे संक्षेप में बीएनएसएस कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज का ये गहन अध्ययन एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। आज हम इस पूरी नई कानूनी सामग्री का विश्लेषण बिल्कुल एक शिक्षक की तरह करेंगे। हमारी चर्चा की गति धीमी होगी, अवधारणाएं स्पष्ट होंगी और पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होंगी। हाँ, ताकि सब समझ आए। लक्ष्य यही है कि हर एक पॉइंट, हर एक धारा और हर एक नियम सीधे दिमाग में बैठ जाए और परीक्षा हॉल में कोई भी सवाल छूटे नहीं। सही बात है। और सभी एस्पिरेंट्स को ये भी बता दें कि इस सेशन में हम केवल धाराओं को रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें विस्तार से समझेंगे। मुश्किल नियमों को याद रखने की शानदार ट्रिक्स सीखेंगे, जिन्हें मेमोरी लॉजिक्स कहा जाता है, और ये भी जानेंगे कि परीक्षा में यहाँ से सवाल कैसे फ्रेम होंगे। बिल्कुल, मेमोरी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक परिचय के बारे में। इस स्लाइड में एक इमेज है। इस इमेज में एक डिजिटल संविधान की किताब, सर्वर रूम और चमकता हुआ राष्ट्रीय प्रतीक दिखाया गया है। अब मैं इसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ती हूँ। हाँ, ध्यान से सुनिएगा सभी। पहला पॉइंट, बीएनएसएस ने सीआरपीसी का स्थान लिया है। इसकी ट्रिक है सी गया बी आया। दूसरा पॉइंट, उद्देश्य है न्याय प्रक्रिया को तेज और नागरिक केंद्रित बनाना। ट्रिक है तारीख पर तारीख नहीं, अब न्याय मिलेगा। और तीसरा पॉइंट, अध्याय 3 में न्यायालयों की शक्ति और गठन। इसकी ट्रिक है पार्ट 3, पावर फ्री। क्या बात है, ट्रिक्स तो बहुत बढ़िया हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दशकों पुरानी सीआरपीसी को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, पुराना कानून तो चल ही रहा था। असल में पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता बहुत पुरानी थी, अंग्रेजों के जमाने की सोच पर आधारित थी, और उसका मेन फोकस प्रक्रिया या प्रोसेस पर ज्यादा था। इससे होता यह था कि न्याय मिलने में सालों लग जाते थे। लेकिन अब जो ये नया कानून आया है ना, इसका पूरा केंद्र नागरिक हैं। न्याय में होने वाली देरी को खत्म करना इसका लक्ष्य है। तो मतलब प्रोसेस से ज्यादा अब पब्लिक पर फोकस है। एग्जैक्टली। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है, जिस पर सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के नजरिए से यह जानना बेहद जरूरी है कि बीएनएसएस में धारा 1 से लेकर धारा 465 तक की प्रक्रिया पुलिस से लेकर न्यायालय की शक्तियों को पूरी तरह से परिभाषित करती है। सीधा सवाल बन सकता है इस पर। बिल्कुल, परीक्षा में सीधा सवाल आ सकता है कि बीएनएसएस में कुल कितनी धाराओं में यह प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर 465 होगा।
इसे याद रखना है। इसे तो नोट्स में सबसे ऊपर लिख लेना चाहिए। चलिए, अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पुलिस की शक्तियां, गिरफ्तारी और जब्ती के बारे में। इस फिगर में हथकड़ी, एक चाकू और 24.00 समय दिखाता हुआ एक टाइमर दिखाया गया है। बुलेट पॉइंट्स और ट्रिक्स इस प्रकार हैं। पहला, धारा 41, ट्रिक है 41 में मैजिस्ट्रेट खुद बना पुलिस। दूसरा, धारा 50, ट्रिक है 50-50 का रिस्क नहीं, हथियार सीधे जब्त। और तीसरा, धारा 58, ट्रिक है 58 की सुई 24 घंटे पर रुकी। अब देखिए, अक्सर गिरफ्तारी को लेकर आम जनता के मन में कई सवाल होते हैं। धारा 41 को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी जिले के एक कार्यपालक या न्यायिक मैजिस्ट्रेट बाजार से गुजर रहे हैं और उनके सामने ही कोई गंभीर अपराध हो जाता है। तो क्या उन्हें पुलिस का इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कानून उन्हें ये शक्ति देता है कि वे अपनी उपस्थिति में अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी और को ऐसा करने का निर्देश दे सकते हैं। तार्किक बात है। हम्म तभी ट्रिक है कि 41 में मैजिस्ट्रेट खुद बना पुलिस। सही पकड़ा। और धारा 50 सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ी है। पुलिस जब भी किसी को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहला खतरा हथियारों का होता है। इसलिए बिना कोई जोखिम लिए हथियार जब्त करना अनिवार्य है। रिस्क फ्री काम करना है। जी। इसके अलावा नागरिकों की रक्षा के लिए धारा 58 बहुत अहम है। इसके अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे के भीतर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। इसीलिए टाइमर वाला विजुअल था 58 की सुई 24 घंटे पे रुकी। 42 के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। धारा 42 ये बताती है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से विशेष संरक्षण प्राप्त है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्पेशल रूल है। हाँ, उनके कर्तव्य पालन के दौरान। तो 24 घंटे की हिरासत वाली धारा 58 और सशस्त्र बलों का संरक्षण वाली धारा 42 बहुत बार रिपीट होती हैं एग्जाम में। इन्हें अच्छे से रट लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे डिजिटल साक्ष्य और वीडियोग्राफी के बारे में। ये बहुत मॉडर्न हिस्सा है। जी, इस इमेज में एक ड्रोन, एक क्राइम सीन और डिजिटल ग्रिड दिखाया गया है। इसके बुलेट पॉइंट्स और ट्रिक्स सुन लीजिए। पहला, धारा 105 अनिवार्य रिकॉर्डिंग। ट्रिक है 105 कैमरा ऑन, सर्च स्टार्ट। दूसरा, धारा 176 सबसेक्शन 3, जिसमें 7 साल या अधिक सजाओं वाले अपराधों में वीडियोग्राफी। ट्रिक है 7 साल की बाद वीडियो साथ-साथ। और तीसरा, धारा 185, जिसके तहत 48 घंटे के भीतर वीडियो मैजिस्ट्रेट को देना है। ट्रिक है 2 दिन में वीडियो जज के पास। ये हिस्सा इस नए कानून की सबसे बड़ी खूबी है। आज के समय में सबूतों को बदलना या गवाहों पर दबाव डालना आम बात हो गई थी। इसी छेड़छाड़ को रोकने के लिए डिजिटल साक्ष्य और अनिवार्य वीडियोग्राफी के नियम लाए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए। बिल्कुल। धारा 105 साफ कहती है कि पुलिस जब भी किसी जगह की तलाशी लेगी या कुछ जब्त करेगी तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। कोई ये नहीं कह सकेगा कि सबूत बाद में प्लांट किए गए हैं। हाँ, और बड़े क्राइम्स में भी नियम कठोर हैं, जैसा धारा 176 में बताया गया। सही कहा। जिन अपराधों में 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, उनमें क्राइम सीन की वीडियोग्राफी बिल्कुल अनिवार्य है। और धारा 185 के तहत ये रिकॉर्डिंग बिना किसी देरी के, यानी 48 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाकर हफ्तों पुलिस अपनी जेब में रखे। एकदम नहीं। अब यहाँ के एग्जाम अलर्ट देखते हैं। धारा 193 पर पूरा फोकस होना चाहिए। अब से पुलिस जब भी अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी तो उसमें डिजिटल साक्ष्य और हिरासत का पूरा विवरण शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। 48 घंटे और 7 साल, ये कीवर्ड्स एग्जाम्स के लिए सीधे एमसीक्यू बन सकते हैं। बिल्कुल बनेंगे। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे वारंट और अधिकार क्षेत्र के बारे में। इस फिगर में एक नक्शा, लोकेशन पिन और एक वांटेड पोस्टर दिखाया गया है। सबसेक्शन 2, जिले के बाहर गिरफ्तारी। ट्रिक है बाहर पकड़ा तो लोकल को बताओ। दूसरा, धारा 75, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट का वारंट। ट्रिक है 75 में सीजीएम का वारंट, अपराधी शांत। और तीसरा, धारा 398, गवाह संरक्षण योजना। ट्रिक है 398, गवाह की सुरक्षा सेट। अब देखिए, मान लीजिए कोई अपराधी एक जिले में अपराध करके दूसरे जिले में भाग जाता है,
तो एक जिले की पुलिस दूसरे जिले में जाकर बिना वहां की स्थानीय पुलिस को बताए सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दो अलग-अलग पुलिस बलों के बीच कोई कंफ्यूजन या टकराव ना हो, कानून व्यवस्था प्रॉपरली चले। जब पुलिस अपनी सीमा से बाहर जाती है तो उसे वहां के लोकल थाने को सूचना देनी ही होगी। तभी ट्रिक है, बाहर पकड़ा तो लोकल को बताओ। और धारा 398 में गवाहों की सुरक्षा का भी जिक्र है। हाँ, गवाहों की सुरक्षा हमारे न्याय तंत्र की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। अक्सर डर या धमकियों के कारण अहम गवाह अदालत में मुकर जाते थे, जिन्हें हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। इसलिए अब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम अनिवार्य कर दी गई है। ये बहुत अच्छा कदम है। और इसी कड़ी में एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम अलर्ट आता है। एसएससी एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक, धारा 208। ये धारा साफ कहती है कि भारत के बाहर यानी विदेश में किए गए अपराधों पर भी भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। ओह, तो अगर कोई दुबई या लंदन में बैठकर भारत के खिलाफ साइबर फ्रॉड करता है, तो उस पर भी बीएनएसएस लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। अगर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक है या उसने भारत में रजिस्टर्ड किसी कंप्यूटर को निशाना बनाया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या विदेश में हुए अपराध पर कानून लागू होता है? जवाब है हाँ। ये काफी स्ट्रांग पॉइंट है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे निवारक पुलिसिंग और रिपोर्ट के बारे में। इस इमेज में पुलिस रेडियो, जिसे वॉकी टॉकी कहते हैं, और रिपोर्ट फाइल्स का ढेर दिखाया गया है। प्रिवेंटिव पुलिसिंग। जी, बुलेट्स इस प्रकार है। पहला, धारा 168 संज्ञेय अपराध को रोकना। ट्रिक है 168 अपराध रोके सब। दूसरा, धारा 173 एफआईआर मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक। ट्रिक है 173 में खबर दी, कार्रवाई शुरू। और तीसरा, धारा 175 बिना मैजिस्ट्रेट आदेश के जांच। ट्रिक है 175 इंचार्ज की पावर सेल्फ। यहाँ जो ये भारी भरकम शब्द आया है ना, संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसे सरल भाषा में समझें। ये वे गंभीर अपराध होते हैं जैसे हत्या या डकैती, जहां पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट के वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। तुरंत एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, धारा 168 पुलिस को ऐसी पावर देती है और धारा 173 में ईएफआईआर की सुविधा दी गई है। अब हर छोटी बात के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर इसका गलत फायदा भी तो उठाया जा सकता है। उसी को रोकने के लिए एक बड़ा एग्जाम अलॉट है यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा सूचना देने पर शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर उस ईएफआईआर पर अपने हस्ताक्षर यानी साइन करना अनिवार्य है। ये 3 दिन का नियम बिल्कुल नया है और यूपी पुलिस जैसे एग्जाम्स में इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। 3 दिन का टाइम फ्रेम जरूर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे न्यायालयों का गठन और शक्ति के बारे में। इस फिगर में एक भव्य न्यायालय भवन और सुनहरी सीढ़ियां दिखाई गई हैं। हायरार्की की शुरुआत होती है यहाँ से। हाँ, बुलेट पॉइंट्स हैं अध्याय 3 धारा 21 से 30 तक। एकीकृत न्याय प्रणाली। ट्रिक है एक देश एक न्यायतंत्र। धारा 21 उच्च या सत्र न्यायालय द्वारा विचारण। ट्रिक है 21 में कोर्ट, ट्रायल की स्टार्ट। और धारा 307 अन्य न्यायालयों की भाषा। ट्रिक है 307 में भाषा, राज्य की परिभाषा। एकीकृत न्याय प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसका मतलब है कि हमारे देश में कोर्ट्स का एक पूरा पिरामिड है। सबसे नीचे मैजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट, फिर हर राज्य का अपना हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये पूरी व्यवस्था एक चेन की तरह जुड़ी है। और भाषा के बारे में क्या नियम है? न्याय तभी सार्थक है जब वो आम आदमी की समझ में आए। इसलिए राज्य सरकारें निचली अदालतों की भाषा तय करती हैं, जैसे यूपी में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी। समझ आने वाली भाषा होनी ही चाहिए। और अब आते हैं महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट पर। धारा 184 को बिल्कुल रट लेना चाहिए। इसके अनुसार बलात्कार पीड़ितों की चिकित्सा जांच यानी मेडिकल एग्जामिनेशन अनिवार्य है और ये रिपोर्ट अदालत में साक्ष्य का मुख्य हिस्सा होती है। परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है। इसे तो डेफिनेटली हाईलाइट करना होगा। अब अगली स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे उच्च और सत्र न्यायालय की शक्तियों के बारे में। इस इमेज में न्याय का तराजू और एक जज का हथौड़ा, जिसे गैवल कहते हैं, दिखाया गया है। कौन कितनी सजा दे सकता है ये देखेंगे यहाँ। बिल्कुल। बुलेट्स है धारा 22 और 23। उच्च न्यायालय कोई भी सजा दे सकता है। ट्रिक है एचसी सबसे ऊपर, पावर सुपर। सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड पर एचसी की पुष्टि चाहिए। ट्रिक है सेशन में फांसी लेकिन एचसी की हाँसी।
और सहायक सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास को छोड़कर अन्य सजा दे सकते हैं। ट्रिक है सहायक की सीमा मौत से दूरी। हाई कोर्ट तो राज्य की सबसे बड़ी अदालत है, तो वो उम्र कैद या फांसी सहित कोई भी सजा दे सकती है। लेकिन सेशंस जज के मामले में एक पेच है। वे मृत्युदंड सुना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ कारण समझना जरूरी है। पुष्टि क्यों चाहिए होती है? क्योंकि किसी व्यक्ति की जान लेना एक फाइनल और इरिवर्सिबल निर्णय होता है। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती ना हो, सेशन जज द्वारा दी गई फांसी की सजा पर हाई कोर्ट की मुहर लगनी जरूरी है। यानी सजा सुनाई जाएगी, लेकिन जब तक एचसी कंफर्म नहीं करता उस पर अमल नहीं होगा। एकदम। यही हमारा प्रमुख एग्जाम अलर्ट भी है। मृत्युदंड की सजा सुनाने के लिए 17 न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से पुष्टि लेनी ही होगी। बिना कंफर्मेशन के फांसी नहीं दी जा सकती। इसे 2 बार दोहराना चाहिए ताकि बिगिनर्स अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल, पुष्टि या कंफर्मेशन अनिवार्य है मृत्युदंड में। अब पिरामिड में थोड़ा नीचे चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे मैजिस्ट्रेट न्यायालय की शक्तियों के बारे में। इस फिगर में अलग-अलग ऊंचाई की सोने की ईंटें हैं 7-3-1 के अनुपात में, और कुछ सिक्के दिखाए गए हैं, बुलेट्स हैं, धारा 23, पद और सीमाएं। सीजेएम 7 वर्ष तक सजा। ट्रिक है CJM = 7, JMFC 3 वर्ष या 50,000 रुपए। ट्रिक है फर्स्ट क्लास = 3 साल। JMI 1 वर्ष या 10,000 रुपए। ट्रिक है सेकंड क्लास = 1 साल। ये टेबल पदानुक्रम यानी हायरार्की को दर्शाता है। जैसे जैसे पद नीचे आता है, सजा देने की शक्ति कम होती जाती है। सबसे ऊपर CJM जो 7 साल तक सजा दे सकते हैं। फिर JMFC यानी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो 3 साल तक सजा दे सकते हैं। और सबसे नीचे JM2 सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जो सिर्फ 1 साल तक सजा दे सकते हैं। और इनकी पेनाल्टीज भी लिमिटेड है, 50,000 और 10,000। हाँ, और इन सजाओं के बीच एक नई तरह की सजा भी आई है। एग्जाम अलर्ट है ये। सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। ये तो बहुत ही आधुनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। बहुत आधुनिक और सुधारवादी सोच है। उदाहरण के लिए अगर किसी 18-19 साल के युवा ने गुस्से में आकर कोई छोटी मोटी तोड़फोड़ कर दी, ये उसका पहला अपराध है। अगर उसे जेल भेज दिया तो वो खूंखार अपराधियों के संपर्क में आकर खुद बड़ा अपराधी बन सकता है। तो जेल की जगह और क्या कर सकते हैं? अब मैजिस्ट्रेट उसे जेल भेजने के बजाय कम्युनिटी सर्विस का आदेश दे सकता है, जैसे पार्क में पेड़ लगाना या अस्पताल में सफाई करना। इससे सुधार का मौका मिलता है। ये एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाकई बहुत सकारात्मक बदलाव है। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जुर्माना और लगातार सजाएं के बारे में। इस इमेज में एक कैलकुलेटर जिसमें 5 + 5 = 10 लिखा है, एक कैलेंडर और जेल की सेल दिखाई गई है। कैलकुलेशन समझना जरूरी है यहाँ। बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। धारा 24 और 25, जुर्माना न देने पर मुख्य सजा की अवधि के 1/4 यानी 1/4 तक अतिरिक्त कैद। ट्रिक है पैसा नहीं दिया तो 1/4 टाइम और गया। धारा 25 कई अपराधों के लिए लगातार सजा। ट्रिक है एक के बाद एक सजा होगी नेक। कुल सजा 20 वर्ष से अधिक नहीं। ट्रिक है 20 साल मैक्सिमम हाल। अक्सर सवाल उठता है कि अगर जुर्माना नहीं भरा तो क्या होगा। धारा 24 कहती है कि मुख्य सजा की जो अधिकतम अवधि है उसका 1/4 समय बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 साल की जेल और जुर्माना है। अगर जुर्माना नहीं दिया तो 4 का 1/4 यानी 1 साल और जेल में रहना होगा। मतलब पूरे 5 साल। बिल्कुल। अब एक ट्रिकी एग्जाम अलर्ट सुनिए, जो SSC और स्टेट PSC एग्जाम्स का फेवरेट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में लगातार यानी कंसेक्यूटिव और एक साथ यानी कॉन्करेंट सजा का पेच। ये क्या होता है? अगर किसी को 3 अलग-अलग मामलों में 2-2 साल की सजा मिली है और मैजिस्ट्रेट अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखता है, तो कानूनन वे सारी सजाएं एक साथ चलेंगी, यानी 2 साल में सजा खत्म। अगर सजाओं को लगातार चलाना है यानी कुल 6 साल, तो मैजिस्ट्रेट को अपने आदेश में साफ तौर पर लिखना होगा। डिफॉल्ट नियम कंकरेंट का ही होता है। ओ, ये काफी डिटेल वाली बात थी। अब हम आखिरी स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे शक्तियों का प्रदान और उत्तराधिकार के बारे में। इस फिगर में एक सुनहरा राजदंड और एक अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, ये उस बारे में है।
बुलेट्स देखते हैं। धारा 26 और 27 शक्तियों का प्रदान। ट्रिक है सरकार की मर्जी, पावर की अर्जी। धारा 28 शक्तियों की वापसी। ट्रिक है 28 में वापस, पावर फिनिश। और धारा 29 उत्तराधिकारी। ट्रिक है जो कुर्सी पर आएगा वही पावर चलाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सरकारी प्रशासन में शक्तियां व्यक्ति को नहीं बल्कि उस कुर्सी को मिलती हैं। सरकार पावर दे सकती है और धारा 28 के तहत उसे विड्रॉ भी कर सकती है। और उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर का मतलब कि जो भी नया अधिकारी उस पद पर ट्रांसफर होकर आएगा उसे वे सारी शक्तियां अपने आप मिल जाएंगी। यानी नए सिरे से पावर नहीं मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इस हिस्से का एग्जाम अलर्ट यूपी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। जिला मैजिस्ट्रेट यानी डीएम द्वारा जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं वे केवल और केवल डीएम द्वारा ही वापस ली जा सकती हैं। कोई और उन्हें विड्रॉन नहीं कर सकता। ये तो डीएम की पावर की अहमियत दिखाता है। तो चलिए इस पूरे गहन अध्ययन को समेटने की कोशिश करते हैं। एक त्वरित सारांश के रूप में अगर देखें तो आज हमने समझा कि बीएनएसएस क्यों लाया गया, ताकि न्याय प्रक्रिया नागरिक केंद्रित हो। हमने मैजिस्ट्रेट की शक्तियों का 7 साल, 3 साल और 1 साल वाला नियम समझा। नए कम्युनिटी सर्विस के प्रावधान को देखा। डिजिटल साक्ष्य के लिए 48 घंटे वाला नियम भी। हाँ, और ईएफआईआर पर 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर का नियम। साथ ही महिलाओं के लिए धारा 184 के तहत अनिवार्य मेडिकल जांच और सशस्त्र बलों के विशेष संरक्षण का भी विश्लेषण किया। परीक्षा के नजरिए से देखें तो यहाँ से बहुत सीधे प्रश्न बन सकते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रश्न आ सकते हैं, जहाँ एक तरफ धाराएं होंगी और दूसरी तरफ सजा के प्रावधान। या सीधे पूछा जा सकता है कि ईएफआईआर पर कितने दिन में साइन अनिवार्य है, जिसका उत्तर 3 दिन है। जी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन फैक्ट्स की। आज के इस सेशन को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर आप सभी को चिंतन करना चाहिए। वो क्या है? आज हमने देखा कि बीएनएसएस ने डिजिटल साक्ष्य और वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है। पर सोचिए, आज डीप फेक और एआई का जमाना है। अगर इन्हीं तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल सबूतों से ही छेड़छाड़ कर दी जाए, तो क्या हमारी नई न्याय प्रणाली तकनीकी रूप से इसके लिए पूरी तरह तैयार है? ये तो वाकई एक सोचने वाला विषय है। इस पर सभी को रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ हम इस गहन अध्ययन को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का ये सेशन आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। सभी एस्पिरेंट्स को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।